this is CACS Tejal Kataria with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूर, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, जो कि मतलब कॉर्पोरेट लॉ तो फिर भी ठीक है, इजी जाता है, लेकिन हाँ अलाइड लॉज या अदर लॉज आपके लैंग्वेज में कहूँ तो अदर लॉज जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन ध्यान से समझना 30 मार्क्स में से आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक का जो वेटेज है तकरीबन 8 से 10 मार्क का है। तो इस टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर मतलब पता नहीं भगवान ने चाहा और आपकी किस्मत अगर इतनी मतलब बैड लक भी अगर आपका खराब हुआ तो शायद पॉसिबल भी है कि ये 12 मार्क के लिए आ जाए, तो आप इसको ऑप्शन में तो नहीं छोड़ के जा सकते, ये कंफर्म है। हाँ, अब वो अलग बात है कि अगर आप 100 में से आपको पता है कि आप 90 मार्क्स का ही लिखोगे और 10 मार्क जो छोड़ोगे वो यही टॉपिक के होंगे, बाकी सब कुछ आपको एकदम टनाटन आता है, एकदम टकाटक आता है, तो फिर बात अलग हो गई। लेकिन ये सबके केस में हो ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन पूछेगा ये किसी को नहीं पता, और इंस्टीट्यूट ने अगर बाउंसर डाल दिया, गूगली डाल दिया, तो जो आता है उसमें से भी अगर गूगली आ गया तो वो भी नहीं लिखना आएगा, और ये तो वैसे भी करके नहीं जाओगे तो ये भी लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें सिर्फ लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, बाकी ये ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और ये जो प्रॉब्लम है बच्चों के लिए कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है तो समझ नहीं आता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, और मैं उसी से रिवाइज भी कराऊंगी। आपको ये मैंने चूज करके दिया है कि यार देखो ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है आपको तो पता है ना कि 4 मार्क के लिए इतना लिखोगे तो सफिशियंट है, तो जितना दिया है उतना तो कम से कम करके जाना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। स्टैच्यूट इज नथिंग बट व्हाट एक्ट, पुराने जो ब्रिटिशर्स थे वो स्टैच्यूट ऐसा फैंसी इंग्लिश इस्तेमाल करते थे, बट स्टैच्यूट इज नथिंग बट व्हाट, स्टैच्यूट इज नथिंग बट द एक्ट। ये पर्टिकुलर टॉपिक में जो रिवीजन पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक तो रूल्स, जिसमें आपको टोटल तकरीबन 9 रूल्स है, जिसमें से 7 प्राइमरी रूल्स है और 2 सेकेंडरी रूल्स है, तो 9 रूल्स अपने को समझने हैं। एंड एड्स टू इंटरप्रिटेशन, एड्स इज नथिंग बट टूल्स। टूल्स इज नथिंग बट व्हाट, एक है रूल्स, दूसरा है टूल्स। टूल्स इज नथिंग बट क्या कि लॉ को समझने में या कोई भी केस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आप कुछ टूल्स दिए हैं, कुछ होंगे इंटरनल कुछ होंगे एक्सटर्नल। तो ये जो 2 टॉपिक है ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, इसी में से मैक्सिमम टाइम मतलब 99% टाइम्स इसी में से क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बचा कुचा मिसलेनियस टॉपिक है उसमें से 1-2 चीजें हैं जो रिलेवेंट है, जो एग्जामिनेशन में आ भी सकती है, इसीलिए हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले तो मैं मिसलेनियस वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करा लेती हूँ आप लोगों का, जिसमें से सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट का, ये तो सारा जो लॉ कैसे बनता है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का साइन वगैरह ये सब कुछ आपको आता है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप ऑन द स्पॉट लिखने की कैपेसिटी रखते हो और आएगा भी नहीं क्वेश्चन, सो डोंट वरी। उसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन की। ऑलरेडी हम लोग जीसीए एक्ट का रिवीजन अगर आप लोग देख के आए हो तो उसमें ऑलरेडी डिटेल में कवर है, तो ये डेफिनेशन वहीं से उठाया हुआ है, ये आप ध्यान रखना। हाँ, एग्जाम में ये आ सकता है एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ईदर फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आल्सो 4 मार्क और एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है। डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट व्हाट, एनीथिंग जो भी मैटर पर आप लोगों ने लिखा हुआ है जो कि आप रिकॉर्डिंग पर्पज से इस्तेमाल करोगे, एक सब्सटेंस पर आप लोगों ने लिखा हुआ है, एंड किसी भी मीन्स से मतलब लेटर हो। आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने देखा था वेड एंड दूसरा शब्द आपको था LFM, दैट इज लेटर्स फिगर्स एनी मार्क्स सिंबल्स, या कुछ भी जिस वे से आप कम्युनिकेट करते हो। मीन्स इज नथिंग बट कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हो। तो मैटर रिकॉर्ड सब्सटेंस मीन्स, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। ट्राई करना कि अगर हो सके तो जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन नंबर भी आप लिख के आओ। उसके बाद बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीड पर, तो इसको लेकर आप लोग के लिए एक मैंने एक छोटा सा आपसे लिखवाया भी था। डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट व्हाट, एनीथिंग रिटन ऑन पेपर इज डॉक्यूमेंट। कुछ भी आप डॉट करो आपने आपके जो, हाँ बट ये ध्यान रखना कि करेंसी नोट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये स्पेसिफिकली जीसी एक्ट ने अलग से लिखा हुआ था। सो अदर देन दैट कुछ भी आपने पेज पर एक डॉट लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा ऐसा स्क्रैचिंग किया हुआ है, कुछ भी आपने किया हो, वो सब कुछ आपके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। तो एनीथिंग रिटन ऑन पेपर इज अ डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो भी डॉक्यूमेंट है, एनीथिंग रिटन ऑन द पेपर, बट ऐसा कुछ लिखा है आपने जिससे आपकी या तो राइट्स या तो लाइबिलिटीज क्रिएट होते हैं। सो क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एनी राइट्स और लाइबिलिटीज, दैट इज नथिंग बट व्हाट
दैट इज नथिंग बट अ इंस्ट्रूमेंट। एंड डीड का मतलब होता है जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या क्या आप जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट कर देते हो। राइट्स एंड लाइबिलिटीज आप इस तरीके से क्रिएट कर रहे हो जहां पर आपको एक तो पार्टीज के भी साइन है प्लस विटनेसेस के भी साइन है, तो आप उसको डीड बोलोगे। सो डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द पार्टीज स्टेटेड बाय द विटनेस। दिस इज नथिंग बट व्हाट की पेपर रिटर्न राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है जो आपका इंस्ट्रूमेंट बोलता है वही। प्लस उसमें पार्टीज भी साइन करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होंगी वो, प्लस विटनेस भी साइन करेगा। ये ऑलरेडी आपके यहाँ पर अच्छे से लिखवाया हुआ है। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब तभी जब मैंने इतना कुछ कुछ लिख के दिया था, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया था, तभी मैंने ये लिखवाया था, तो मैंने वापस से उसी चीज को रेफरेंस के लिए ले लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। दो तरीके से होता है, एक लीगल होता है, एक डॉक्ट्रिनल होता है। लीगल दो अगेन ऑथेंटिक एंड यूजुअल। सो ऑथेंटिक इज नथिंग बट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। आपका जो भी इंटरप्रिटेशन है वो आप जो भी लॉ ने बताया है, जो भी लॉ के वैल्यूज है उसी के बेसिस पर, रूल्स है उसी के बेसिस पर आप डिराइव करो, या तो फिर कस्टम के हिसाब से जाओ। यूजुअल इज नथिंग बट व्हाट रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम्स ट्रेडिशन के बेसिस पर आप उसको इंपॉर्टेंस दे सकते हो। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन का वे ग्रामेटिकल, मतलब बेसिकली डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिनल इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल जो कि दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ग्रामेटिकल एंड एक होता है लॉजिकल। ये दो चीजें आपको जब हम लोग रूल्स देखेंगे तब और भी अच्छे से समझेगा। यूजुअली लॉजिकल शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस देन ग्रामेटिकल। सिर्फ ग्रामेटिकल मतलब क्या, शब्द क्या बोलना चाहते हैं आप, ऑर्डिनरी रूल्स जो होते हैं ऑर्डिनरी वे में जो बोला गया है आप उसी को समझो। लेकिन लॉजिकल का मतलब होता है यार बियॉन्ड द वर्ड्स आप जाकर जो चीजें समझ रहे हो, बियॉन्ड द वर्ड्स जाकर आप उसको इंटेंशन स्पिरिट ऑफ लॉ समझने की कोशिश करना। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट की, देखो ध्यान से समझो, इस ये सब कुछ जो लिखा हुआ है लिटरल फंक्शनल इज नथिंग बट ग्रामेटिकल लॉजिकल। सो ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्पिरिट ऑफ द लॉ समझना है और उसके बेसिस पर आपको डिसीजन देना है। समटाइम्स यू डोंट नीड टू गो एग्जैक्टली बाय द वर्ड्स, जैसे लॉ में बोला है वैसे का वैसा आपने नहीं समझना है, आपने बियॉन्ड शब्द जाना है, मतलब शब्दों के बियॉन्ड आपने जाना चाहिए। दैट इज नथिंग बट लॉजिकल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे बट जब हम लोग मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे तब आएगा। अब मैं बात करती हूँ आपके साथ रूल्स पर। रूल्स में आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स है। सो जो प्राइमरी रूल्स है उसमें आएगा लिटरल कंस्ट्रक्शन, मतलब एज इट इज, जो आपने बोला ना ग्रामेटिकल, दैट इज नथिंग बट एज इट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा आता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल मतलब लॉजिकल, मतलब स्पिरिट ऑफ लॉ समझकर। इसके काफी एग्जाम्पल्स आएंगे, वेट करना। उसके बाद बात करेंगे रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पर। फिर उसके बाद हेरेंस रूल या मिस्चीफ रूल पर बात करेंगे। फिर बेनिफिशियल रूल जो कि वेलफेयर के लिए होता है, जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, या लोगों के हित में जिन जो अपने लिए बोल नहीं पाएंगे उनके लिए उनके बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, दैट इज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल एंड और, दो ही एग्जाम्पल इसके सबसे फेमस है, एंड और एंड मे एंड शैल एंड एडजस्टम जनरिस। उसके बाद ये जो दो है ये प्राइमरी, ये आपके साथ पहले प्राइमरी है, फिर उसके बाद जो दो है वो सेकेंडरी है, जिसमें से पहला आता है नोसिश्योर ए सोसिस एंड दूसरा आता है कंटेम्प्रेनियो एक्सिपोजिटो। तो ये आप जैसे भी आप इसका प्रोनाउंस करना चाहे वैसे आप कर सकते हो। लेकिन अब ये जो रूल्स है ये वर्ड वन वन बाय वन आपको समझने हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि इसमें अभी देखोगे आप, चलो मान लो 2 मिनट के लिए लिटरल कंस्ट्रक्शन है, अभी आप देखो पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख के दिए, इतना 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 कुछ कुछ लिख के दिए। अभी बच्चा कैसे समझेगा इतना 2 पन्ने, इसमें से अब एग्जाम में अगर आता है तो बच्चा कैसे समझेगा कि लिखना क्या है छोड़ना क्या है। इसलिए ये काम ऑलरेडी मैंने करके दिया हुआ है। लेट मी शो यू दिस। अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ लॉ समटाइम्स। सो ये इसके लिए तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले ये समझो रूल्स में सबसे पहला जो रूल है वो है लिटरल कंस्ट्रक्शन। अभी उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ऑलरेडी मैंने आपके लिए मेहनत करके रखी हुई है। इसको और एक लैटिन वर्ड में बोला जाता है एब्सोल्यूटो सेंटेंटियो एक्सिपोट एक्सपोजिटरो नॉन इंडिकेट। ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, तो ये लैटिन शब्द है और ये लैटिन शब्द के हिसाब से लिटरल कंस्ट्रक्शन होता है। लिटरल इज नथिंग बट एज इट इज, जैसे लॉ ने बोला है वहीं पर उतना ही आप समझो, अपना खुद का दिमाग एक्स्ट्रा का मत लगाना। सो बेसिकली अंडरस्टैंड, जहां पर क्लियर कट मीनिंग है, जहां पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई वेगनेस नहीं है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप उसका कुछ भलतच मतलब निकालने की ताकत रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बावजूद भी आप अगर आपका एक्स्ट्रा का दिमाग लगा रहे हो देन देयर इज प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम। सो अंडरस्टैंड, ये बोला जाता है कि जो लॉ ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली ये सारे वन बाय वन मतलब सीक्वेंस में दिए हुए हैं कि पहले आप जो जब भी कभी कोई इंटरप्रिटेशन करना है तो आप सीक्वेंस में जाओ, पहले लिटरल देखो, फिर रीजनेबल देखो, फिर जो भी उन्होंने हार्मोनियस दिया है, फिर वो जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस के हिसाब से आपने जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो समझो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कि एज इट इज। तो सबसे पहला तो ये प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसे आप गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोलते हो। इसके साथ साथ रीजनेबल को भी गोल्डन रूल बोला जाता है, बिकॉज ये दो के बेसिस पर ही बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा लॉ की डिपेंडेंसी है। बट बाकी तो है रूल्स, बट हाँ ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होता है वो लिटरल होता है, सेकंड जो होगा वो रीजनेबल होगा। सो लिटरल कंस्ट्रक्शन में मतलब क्या है कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर मस्ट बी फाउंड इन द वर्ड्स यूज्ड बाय लेजिस्लेचर इटसेल्फ। मतलब बेसिकली देखो, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी ऐसा होता है कि सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मूवी का एग्जांपल दिया था। वो मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, बट उसमें राजपाल यादव जैसे फॉर एग्जांपल टेबल पर बैठे, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, नहा धो के सब कुछ हो गया, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अगर आप टेबल पर बैठे हो, अगर आप पानी मांगते हो, तो लॉजिकल है, ऑब्वियस सी बात है कि आप पानी पीने के लिए ही मांगोगे, करेक्ट है, ब्रेकफास्ट करने बैठे हो तो। बट उस वक्त वो राजपाल यादव पूछता है कि हाँ आपको पानी पीने के लिए चाहिए या नहाने के लिए चाहिए। इवन बच्चों ने मुझे एग्जाम्पल दिया था, कुछ चिड़ियाघर करके कुछ सीरियल आता था सोनी सब पर, तो ये जामनगर के जो बच्चे थे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था मुझे कि दैट टाइम वो भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अरे जब पता है, क्लियर कट मीनिंग है कि पानी पीने के लिए ही चाहिए होगा अगर नहा धो के इंसान बैठा है तो आप ये सवाल पूछने का कोई सेंस ही नहीं बनता। सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट intention of legislature must be found in the words used by the legislature itself। legislature में ही देखो कि क्या मतलब है। अगर ऐसा है कि आपका जो legislature है वो बहुत clear है, unambiguous है, not capable of not capable of one not capable of only one and only one meaning, मतलब आपको पता है कि इंटरप्रिटेशन यही हो सकता है, तो फिर आपका एक्स्ट्रा का मतलब वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर आप मतलब एक्स्ट्रा कुछ मत करो, ऑर्डिनरी सेंस में जितना समझना है उतना समझ लेना आपने। उसके अलावा if the language of the statute is unambiguous, it is not open to the court also to adapt any hypothetical construction। Sometimes occasion ऐसे हो सकते हैं कि आपको wider sense में लेना पड़े, but maximum time ऐसा होता है कि आपको जो टेक्निकल शब्द है उनको इंटरप्रेट करते वक्त आपने टेक्निकल मीनिंग ही लेना है, और जो नॉन टेक्निकल वर्ड है उनको ऑर्डिनरी पैरेलल्स में समझना है। इस पर एक केस लॉ हुआ था, वो जो केस लॉ था वो केस लॉ राम अवतार वर्सेस असिस्टेंस ऑफ सेल्स टैक्स में हुआ था, बेटर लीव्स को लेकर हुआ था। बेटर लीव्स इज नथिंग बट जो पान हम लोग खाने के बाद जो पान खाते हैं उस पान को बेटर लीव्स बोलते हैं। तो ये जो बेटर लीव्स होते हैं उस पर सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा उस पर केस चल रहा था। सो बेटल का एक्चुअल इंग्लिश मीनिंग कुछ और होता है, बट अगर आप लोग बेटर लीव्स की बात करते हो तो ऑर्डिनरी सेंस में, इट्स नॉट अ टेक्निकल टर्म, तो ऑर्डिनरी सेंस में बेटर लीव्स मतलब पान, खाने का जो पान होता है उसी को बेटर लीव्स हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो इसीलिए उसको वहां पर आप टेक्निकल जबरदस्ती मीनिंग डालकर कुछ और इंटरप्रिटेशन मत निकालना। बट एट द सेम टाइम दूसरा एग्जाम्पल ये है कि नेचर ऑफ कंसर्न, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज, जहां पर आपको ये इंटरेस्ट शब्द दिख रहा है, ये इंटरेस्ट इज अ टेक्निकल वर्ड। ओके, इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको पर्सनल इंटरेस्ट किया, मतलब आपके इंटरेस्ट मतलब कि आपका कोई दूसरी कंपनी में क्या स्टेक है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, या आपको किसी की दूसरी कंपनी में क्रेडिटर हो नहीं हो वगैरह एक्सेट्रा, इस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में आपको वो इंटरेस्ट शब्द दिया है, तो इट्स अ टेक्निकल टर्म हियर। तो यहाँ पर टेक्निकल है तो आपने वो इंस्टॉलमेंट पर जो इंटरेस्ट भरते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये आपको समझना पड़ेगा। ऑर्डिनरी सेंस में जो इंटरेस्ट का मतलब है वो यहाँ पर मत लगाना। सो टेक्निकल शब्द जो होंगे वो टेक्निकल सेंस में समझो, और जो टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल टर्म्स है, उनको आप ऑर्डिनरी पैरेलल्स में समझना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर देखो 4 मार्क के लिए आए तो इतना लिखोगे, आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे, एग्जाम्पल का मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन थोड़ा और आया तो ग्रामेटिकल एंड नेचुरल वाला एक पैराग्राफ है यहाँ पर, आपको वो पैराग्राफ अगर आप लिख देते हो सेम चीज को बस अलग शब्दों में लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, सेम चीजों को अब बस अलग तरीके से लिखा हुआ है कि जो भी है शब्द वो अगर एब्सर्डिटी नहीं है, रेपिगेंसी नहीं, रेपिगेंसी मतलब कॉन्ट्ररी मीनिंग नहीं है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है, तो जैसा बोला है वैसा ग्रामेटिकली जैसा बोला है वैसा ही आपने उन शब्दों को लेना है। तो यही बताया गया था इस केस में भी। उसके बाद ये बेटर लीव्स का केस लॉ उन्होंने दिया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी दे दिया। उसके बाद आते हैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जिसे बोला जाता है उट्रेस मेजिस वेलेट
क्वम पेरिट, ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म है उसका। और इसका मतलब यही होता है कि अगर आप लोगों के पास अगर ऐसा है कि ग्रामेटिकल सेंस कुछ बनता नहीं है, तो आपने सेंसिबल सेंस लेना चाहिए, मतलब ये आपने स्पिरिट ऑफ द लॉ के बेसिस पर सेंसिबल मीनिंग निकालना चाहिए। सो स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड टू लीड अ सेंसिबल मीनिंग। इट इज ओनली व्हेन द वर्ड्स ऑफ द एनैक्टमेंट आर कैपेबल ऑफ टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट जब आप दो तरीके से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कोई चीज को, देन देर इज अ स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो फिर आप ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन की वजह से अगर कोई एब्सर्डिटी आती है, मतलब कोई वेगनेस आता है, क्लैरिटी नहीं आती है, तो कोर्ट के पास ये अलाउ है, कोर्ट को ये अलाउ किया जाएगा कि वो इनकंसिस्टेंट रहे उस जो भी शब्द है, ग्रामेटिकल शब्द है उससे, एंड दे कैन गो अहेड बियॉन्ड द वर्ड्स, दे कैन गो अहेड एंड इंटरप्रेट। तो इसमें यहाँ पर बेसिकली आपको स्पिरिट ऑफ द लॉ समझना होता है। तो स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्टिट्यूट रीजनेबली so as to give the effect of the enactment rather than reduced its futility, that is usefulness or absurdity। so basically आपने क्या reasonable construction करना है यहाँ पर कि enactment मतलब law जो है उसको उसका effect to give the effect to the enactment, मतलब effect देने के लिए, उसका कुछ importance देने के लिए, rather than reduced its futility मतलब usefulness उसकी घटाने के बजाय आप उसको effect देने के लिए आपने reasonable construction करना चाहिए। इसको भी आप golden rule of interpretation बोल सकते हो। if the court finds that giving the plain meaning to the word will not give a fair or reasonable construction, मतलब plain meaning उसको अगर आप देते हो तो उसका सही मतलब नहीं निकलेगा, then it becomes the duty of the court to depart from the dictionary meaning and adapt the construction which will advance the remedy and suppress the mischief provided by the court, which does not have to restore any conjecture। conjecture is nothing but to guess about something without evidence, मतलब guess मार के कुछ भी नहीं, बट हाँ आपने कोर्ट के अगर ऐसा है कि आपने प्लेन मीनिंग लिया, शब्दों का प्लेन मतलब समझा, तो फिर सही नहीं निकलेगा मतलब, तो इसलिए आप बियॉन्ड द वर्ड्स जा सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल स्पिरिट ऑफ द लॉ का समझो कि यहाँ पर सेक्शन 3 एक है आपका, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर द लॉफुल पर्पसेस। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म हो सकती है? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। में जो शब्द है वो आपको कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में लेना है, ना कि आपको लॉफुल कर सकते हैं या अनलॉफुल कर सकते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में लेना है। सो अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपको रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा शब्दों को, ना कि लिटरल कंस्ट्रक्शन। और इवन वन मोर एग्जाम्पल स्पिरिट ऑफ द लॉ समझने के लिए क्या होता है कि आपको लॉ में ये क्लियरली लिखा था कि जनरल मीटिंग, क्लियरली लिखा है कि अगर आपको जनरल मीटिंग अगर आपको लेनी है तो नोटिस आपको 21 क्लियर डेज पहले देनी है। तो क्या हुआ, एक केस हुआ था जहां पर 21 क्लियर डेज नोटिस नहीं दी गई थी कंपनी से, बट 90% स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स वेर प्रेजेंटेड फॉर द मीटिंग। जो बच्चे कुछ 10% है वो भी प्रेजेंट थे और ना ही उनको कोई नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने केस फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट। वाई? जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट फॉर मे बी मॉनिटरी पर्पज और समथिंग, कि कंपनी ने ये वायलेट किया हुआ है, 21 डेज पहले हमको नोटिस नहीं मिला ताकि हमें कोई कॉम्पेंसेशन मिले। बट लॉ ने क्या किया, लॉ ने लिटरल ग्रामेटिकल अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में वो सही थे, बट उसके बियॉन्ड जाकर स्पिरिट ऑफ द लॉ को मद्देनजर रखते हुए, इंटेंशन यही है लॉ मेकर का बस कि बॉस या अगर 21 डेज पहले नहीं नोटिस भेज पाए, भेजना इसीलिए ताकि लोगों को पता हो, वो प्री प्लान कर सके। अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पर 90% भले ही कम टाइम का नोटिस दिया है, बट 90% शेयर होल्डर्स है, जो भी 10% है उनको भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अगर कोई केस करता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए स्पिरिट ऑफ द लॉ के बेसिस पर उनको कोई कंपेंसेशन नहीं दिया गया था, तो वहां पर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाया गया था। तो आपको ये समझना होगा कि रीजनेबल कंस्ट्रक्शन will prevail over general construction is nothing but आपका लॉजिक will prevail over grammatical। नेक्स्ट तीसरा जो रूल है वो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसे बोला गया है जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, याद रहा वेल एंड गुड, नहीं याद रहा भगवान भरोसे। उसको बोला गया, मतलब क्या है, स्पेसिफिक रूल विल ओवर राइड द जनरल रूल। व्हाट हैपेंस इज, ये तब लगता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, नाम में ही सब कुछ है, हार्मनी मतलब दो लोगों, दो लॉज के बीच में आपको सिंक बनाना है, हार्मनी बनाना है। सो जहां पर भी दो लॉज के बीच में, दो प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि रियल एंड नॉट मेयरली एपरेंट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सिर्फ ऐसा रियल में कॉन्फ्लिक्ट है यार कि यहाँ पर ये अलग लिखा है, वहां पर अलग लिखा है, तो आपने क्या करना चाहिए, वेयर द एक्सप्रेशन इज सस्पेक्टेबल विद द नैरो ऑफ अ नैरो और टेक्निकल मीनिंग एज वेल एज अ पॉपुलर मीनिंग, द court would be justified in assuming that legislature used the expression in the sensible in sense
that would carry out its object and reject the render it will valid, मतलब invalid, मतलब क्या बेसिकली आपने जो लॉ का सेंस है जो कैरी करेगा उसका इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट, उसको आपने कंसीडर करना चाहिए और दूसरे को रिजेक्ट करना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हार्मनी लाने के लिए, टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी लॉ बोलता है एप्लीकेशन मनी शुड बी, जब भी एप्लीकेशन मनी आता है दैट शुड बी 25% ऑफ योर, जो भी आपका वैल्यू है उसका 25%। अब 25% कहाँ लिखा है? कंपनी लॉ में लिखा है। सेबी बोलता है सिर्फ 5% चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 5% सेबी का मानते हो तो 25% विल बी वायलेटेड। तो इसीलिए अगर आप 25% एप्लीकेशन मनी ले लेते हो तो आपने कंपनीज एक्ट भी पूरा किया और सेबी भी पूरा किया, तो आपने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर दिया। या ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनीज एक्ट बोलता है बोर्ड मीटिंग जो है साल में 4 होने चाहिए, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि 6 होने चाहिए। तो अगर आप 6 बोर्ड मीटिंग रख देते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका कंपनी भी पूरा होता है और आर्टिकल्स भी, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने। सो दैट इज नथिंग बट हार्मोनियस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट है और हार्मनी करने का कोई चांस ही नहीं है, तो वहां पर आप कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट जो डिसीजन बोलेगा उसके बेसिस पर चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल आ गया तो कोर्ट में केसेस नहीं चलते, आज भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में जस्ट बिकॉज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल वहां पर हर जगह पर हार्मनी नहीं क्रिएट हो सकता। उसके लिए कुछ शब्द है, सब्जेक्ट टू, नॉट विथ स्टैंडिंग, तो इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट टू का मतलब होता है सेम सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बाय दैट प्रोविजन एंड बाय अनदर प्रोविजन ऑफ द एनैक्टमेंट, और या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट टू द, अपने पार्टनरशिप एक्ट में कई बार देखा है सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज नथिंग बट व्हाट, कि ये एक्ट कुछ बोलता है और पार्टनरशिप एक्ट कुछ बोल रहा है, तो आपका एक्ट और जो पार्टनरशिप डीड है उसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप उसके बेसिस पर सब्जेक्ट टू करके, मतलब क्या कि आपने वो जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी सेम सब्जेक्ट मैटर है, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये एक्ट बोलता है। लेकिन अगर आपके डीड में कुछ और बोला है तो आप वैसा करो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हटाने के लिए कई बार शब्द इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट टू। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है, दूसरा वर्ड आता है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, दैट इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, अकेला नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड या नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज को एक्सप्लेन करो। सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड मतलब क्या, इन एनी अदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैट्यूट, मतलब आपको जो सही लगे वो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। यहाँ पर जितने हो सकता है उतना एग्जाम्पल से आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंपनी आपके मॉड्यूल्स में कुछ और एग्जाम्पल्स दिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैट्यूट मतलब क्या, आपका सेम एक्ट है और उसी एक्ट में नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज है। जैसे फॉर एग्जांपल एलएलपी एक्ट है, तो एलएलपी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 13 14 बात करता है वो सारे नेम क्लॉज ऑफ द एलएलपी के बारे में बात करता है। तो 16 जो है वो सीधा बोल देता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 14 15 ऑफ द एक्ट ऑफ द एलएलपी एक्ट। सो सेम स्टैट्यूट ऑफ दैट, मतलब सेम स्टैट्यूट में ही ये शब्द मिला आपको कि एलएलपी एक्ट के किसी और सेक्शन में कुछ भी लिखा हो आई एम द बॉस, दैट इज नथिंग बट अनदर सेक्शन या सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैट्यूट। या फिर दूसरा ऐसा लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द स्टैट्यूट अनदर स्टैट्यूट, मतलब क्या, कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली पार्टनरशिप बोलता है कि मैक्सिमम नंबर, मतलब ये पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दिए, अभी मैक्सिमम की लिमिट तो दी नहीं है, मैक्सिमम की लिमिट कंपनीज एक्ट में दी हुई है। तो ऐसे, मतलब मैं बोल रही हूँ कि 2 अलग अलग स्टैट्यूट में सेम प्रोविजन के बारे में लिखा हुआ हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका कंपनीज एक्ट ये बोल देगा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी ऑफ द एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो कोई भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, आई एम द बॉस। ये स्पेसिफिकली तब आता है जब पेनल्टीज वाले क्लॉजेस आते हैं, वहां पर लिखे जाएगा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी ऑफ द एक्ट। अगर डायरेक्टर ने ये किया तो ये पेनल्टी है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद ये स्टैच्यूट, मतलब ये सेम स्टैच्यूट है, ये अनदर स्टैच्यूट के मैंने एग्जांपल दे दिया। पहले तो सेम स्टैच्यूट है, ये सेम सेक्शन था, ध्यान से समझना, ये सेक्शन है पहले, फिर उसके बाद सेम स्टैच्यूट है, फिर अनदर स्टैच्यूट है, मैंने पहले एग्जांपल दे दिया अनदर स्टैच्यूट, एंड फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब कोई भी कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, तो मतलब मैंने सबका एग्जांपल साथ में दिया हुआ है, बट ठीक है। मतलब एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो आई एम द बॉस। सो जैसे कहीं पर भी लिखा होगा कि रिकवरी ऑफ फाइन जो है, अभी रिसेंटली देखा आपने जनरल क्लॉज एक्ट में रिकवरी ऑफ फाइन, अगर कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है तो आप कैसे कहाँ पर जाते हो, इंडियन पेनल कोड। तो आपको ये पता है कि कहाँ जाना है, वैसे ही वो जो सेक्शन होगा वो ये बोलेगा कि भाई कहीं पर भी
कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, मैं जो बोलूंगा वही होगा। जैसे इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि प्रोसीजर रिकवरी ऑफ फाइन कैसे करना है, वो लिखा हुआ है, तो आपने कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, आपने इनकम टैक्स को भी फॉलो करना है। तो इस तरीके से नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट चलता है। उसके बाद विदाउट प्रेजुडिस टू पर्टिकुलर प्रोविजन होता है, पर्टिकुलर प्रोविजन शैल ऑपरेट इन एडिशन टू एंड नॉट टू डेरोगेट, दैट इज उसको डिलीट करने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस खत्म करने के पर्सपेक्टिव से नहीं करते हो आप। विदाउट प्रेजुडिस टू मतलब हार्मफुल नहीं करना है, हार्म नहीं करना है दूसरे प्रोविजन को, बट साथ साथ चलेंगे। सो दिस इज हम साथ साथ है, एंड नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब आई एम द बॉस, ये याद रखना। उसके बाद चलेंगे आगे, जो अगला रूल है वो है रूल ऑफ हेडन केस या मिस्चीफ रूल। बेसिकली ये हेडन या मिस्चीफ रूल इज नथिंग बट व्हाट, कि तब के जमाने में क्या लॉस थे, जब ये लॉ बना, कोई भी लॉ बनता है तब क्या इंटेंशन था, क्या स्पिरिट ऑफ द लॉ था, वो समझकर आपने इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो द इंटेंशन ऑफ द रूल इज ऑलवेज टू मेक द कंस्ट्रक्शन एज शैल सप्रेस द मिस्chief। सप्रेस द मिस्chief मतलब क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ये किया था, एक्ट बनाया था। सो व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, मतलब आपने कोई भी एक्ट बनाने से पहले ये देखो कि ये पर्टिकुलर चीज के लिए क्या क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल 1% कंपनी अभी 2013 में आया, कंपनीज एक्ट 2013 1% कंपनी के बारे में बात करता है, बट अर्लियर 1956 कुछ भी बात नहीं करता था। तो अकेला बंदा ना पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहता था पार्टनर्स के साथ, ना ही सोल प्रोप्राइटर करना चाहता था, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी भी चाहिए थी, लेकिन अकेला करना चाहता था, इसीलिए आया था 1% कंपनी। तो आपको ये देखना है कि आपका जो एक्ट है वो बनने से पहले क्या क्या लॉस थे। तो 1956 में क्या बोला गया था, व्हाट वाज द डिफीट या मिस्चीफ हार्डशिप बाय द अर्लियर लॉ। पहले वाले लॉ में नहीं था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमेशा जाता था अकेले बंदे को, बट वो हार्डशिप था। नाउ हाउ डज दैट एक्ट पार्लियामेंट सीक टू रिजॉल्व और क्योर दैट मिस्चीफ और डेफिशिएंसी। तो हमने क्या किया, 1% कंपनी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एंड व्हाट आर द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी, मतलब क्या वजह थी, वो सब कुछ आप डिटेल में लिखो। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट मिस्चीफ रूल या हेडेंस रूल, ये कई बार पूछा गया है, ये 4 लाइन आपको लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट व्हाट, ए काइंड ऑफ ऐसे लोगों के लिए होता है, सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए होता है। बेसिकली ये आप कुछ एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ग्रेचुटी एक्ट हो गया। अगर आप ध्यान से ये लेबर लॉज अगर जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सारे जो लेबर लॉज है, ये तो ये लेबर लॉज अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लॉज है, इन सारे लॉज में एम्प्लॉयज को या जो वेजेस वर्कर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कुछ दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी एक्ट है, तो देखो ग्रेचुटी एक्ट में लिखा है कि ग्रेचुटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इंस्टेड ऑफ 15/30 मतलब क्या उन्होंने बोला कि आपका जो भी मंथ है यूजुअली 30 डेज का होता है, बट 30 डेज की जगह उन्होंने बोल दिया कि 30 डेज नहीं, लोग जो है वो 26 डेज मंथ काम करते, तो आपने डिनोमिनेटर जो है वो 26 लेने का, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए ग्रेचुटी का कैलकुलेशन कैसे होगा उसके लिए। तो आपको ऐसा बोला जाता है हाफ ऑफ द मंथ आपको ग्रेचुटी देना पड़ेगा, टाइप्स काइंड ऑफ रहता है वो। तो इसीलिए अगर आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग 15/30 अगर आप लिखते हो 15/26, तो ये थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा आएगा, लोगों को ज्यादा ग्रेचुटी मिलेगा। तो ये बेसिकली लोगों के हित में, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, उनके लिए लिखा है। मिनिमम वेजेस में लिखा है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में लिखा है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज के हित में, मतलब झगड़ा होगा तो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए एक्ट है, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। इवन जैसे इनकम टैक्स में स्लैब रेट्स होते हैं, जिनका इनकम नहीं है 2.5 लाख के ऊपर, तो उनको टैक्स नहीं देंगे, या 5 लाख के ऊपर, जो भी डिपेंड्स कि क्या आप फॉलो कर रहे हो। तो 5 लाख के नीचे अगर है तो आपको टैक्स नहीं देना। तो बेसिकली जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं। उसके बाद रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, ये रीजनेबल का लाइन है, यहाँ पर आ गया, बट ठीक है। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में ये समझना है, एंड कभी कभी और करके समझना है। कंजक्टिव एंड डिसजंक्टिव होते हैं, एंड मे एंड मस्ट शैल कमांड। देखो मस्ट एंड शैल कमांड बोलता है, मे जो है वो परमिशन देता है। तो एंड जो होता है कंजंक्टिव होता है, एंड और जो होता है वो डिसजंक्टिव होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पब्लिक कंपनी का जो एग्जांपल है, या गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी तो ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी आई वुड से। गवर्नमेंट कंपनी में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, या उन दोनों का मिलाकर बनता है। एंड जो भी सब्सिडरी कंपनीज है गवर्नमेंट की, वो भी सारी गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब वो जो बीच में जो एंड है, एक्चुअल में
एंड वो एंड नहीं है, एंड मस्ट बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ और। तो समटाइम्स एंड और की तरह पढ़ा जाता है और एंड की तरह पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे शैल की जैसे पढ़ा जाएगा, शैल मे के जैसे। कंपनी वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया सेक्शन नंबर 3 में लिखा है कंपनी में बी फॉर्म। अरे लॉफुल बोला तो शैल ही होना चाहिए, मे शैल बी कंस्टिट्यूट एज अ शैल। या फिर समटाइम्स ऐसा लिखा जाता है कि पर्सन में अपॉइंट में कुछ तो लिखा जाएगा कि ये काम करना है, पर्सन में डू दिस, और नीचे लिखा जाएगा अगर ये नहीं किया तो पेनल्टी डाल देंगे। तो इसका मतलब वो मे एक्चुअल में मे है ही नहीं, वो शैल है। क्यों? क्योंकि पेनल्टी डाल दिया, अगर आपने वो काम नहीं किया तो पेनल्टी डाला, मतलब वो मे करके पढ़ना ही नहीं, वो एज अ शैल समझना है। सो एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे सिंपल होता है। उसके बाद आते हैं रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। इसमें सेम काइंड या सेम स्पीशीज के वर्ड्स को आपको साथ में लेकर आना है। मतलब क्या? वे स्पेसिफिक वर्ड्स पर्टेनिंग टू अ क्लास और द कैटेगरी आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स shall be construed as limited to the thing same kind of as of those specified. So basically the best example is etc. मतलब क्या कि कभी भी ऐसा लिखा जाएगा, सपोज मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एक्सेट्रा, तो ये जो एंड एक्सेट्रा जो बोला है, ये एक्सेट्रा किस चीज के लिए है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बोला जाएगा। ऐसा सेम आपने सीए फाउंडेशन में एक केस देखा था, याद होगा तो, वो रेलवे लाइन का याद होगा, रिची का केस लॉ था, एशबेरी रेलवे लाइन शायद से, या रिची का केस लॉ था। उस पे आप लोगों को याद होगा तो वो लिखा था कि आप रेलवे लाइन के लिए आप फाइनेंस ले नहीं सकते वाला जो केस था, एंड आप मतलब वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए है, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा शब्द था वहां पर। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही थी। ऐसा नहीं कि आप फाइनेंसिंग करना स्टार्ट कर दो उस जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, या ऐसा नहीं कि मैंने मेरे इसमें लिख दिया, मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया एजुकेशन, मतलब प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मेरी जो इंस्टीट्यूट है प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर CA में एंड अदर कोर्सेज एंड अदर कोर्सेज लिख दिया। तो अदर कोर्सेज का मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्सेज ओनली। ऐसा नहीं कि अदर कुछ अदर के कॉन्टेक्स्ट में कल जाकर मैं अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ भी करना स्टार्ट करूं, पेंटिंग करना स्टार्ट करूं, पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होता। तो आपको ये समझना है कि जब शब्द ऐसे होंगे कि वो सेम स्पीशीज के हैं बट जनरल वर्ड है इस तरीके से, बट वो फॉलो करता है कोई स्पेसिफिक वर्ड को, तो आपको उसी स्पेसिफिक वर्ड का मतलब उसे देना पड़ेगा। द स्टैट्यूट कंटेन एन एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन इज नथिंग बट क्या कि वन बाय वन आप बताना, फैक्ट बताना, मतलब मेंशन करना एक्शन को। द स्टैट्यूट कंटेन एन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है आपके पास। उसके बाद आप बट वो जो स्पेसिफिक वर्ड्स है उसकी एक कैटेगरी होनी चाहिए। द क्लास और द कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एन्यूमरेशन। सो जनरल टर्म जब भी एन्यूमरेशन को फॉलो करता है तो आपको कोई दूसरा ही लेजिस्लेशन का इंडिकेशन नहीं लेना है, इंटेंशन नहीं लेना है, आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझाना है। उसके बाद बात करेंगे अगला, ये आप चाहो तो एक्सेप्शंस पढ़ सकते हो, बस इतना ही लिखा है कि आपका जो भी टर्म है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मतलब प्रीसीडिंग जनरल टर्म है वो एग्जॉस्टेड कैटेगरी का हो। वो जो भी टर्म है एग्जॉस्टेड मतलब वो वेयर द पर्टिकुलर वर्ड एग्जॉस्ट द होल ऑफ द जीनस, मतलब बेसिकली उस कैटेगरी को ही मतलब ही खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ना है तो पढ़ना, वरना छोड़ देना। उसके बाद बात करेंगे लास्ट दो रूल्स की, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिस्यूर ए सोसिस। ये बेसिकली बात करता है जहां पर दो या उससे ज्यादा वर्ड्स साथ में है बट सस्पेक्टेबल है, एनालॉग्स मतलब जहां पर आप कंपेयर करते हो, द वे यू कंपेयर मीनिंग, जहां पर दोनों का साथ में समझना मुश्किल है। सो बेसिकली अगर हैप्पीली एंड मैरिड दोनों शब्दों का अपना अपना मीनिंग है, लेकिन जब साथ में मतलब साथ में लिखे जाएंगे तो आपको समझना है कि वो आपको सेम कॉन्टेक्स्ट में ही आपको उसका एक सही मतलब निकालना जरूरी है, बिकॉज दे शुड बी अंडरस्टूड इन अ कॉग्नेट सेंस। कॉग्नेट सेंस मतलब दोनों साथ में टुगेदर सेंस में समझना जरूरी है। इसके लिए केस लॉ हुए थे कि फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रेश जूस एंड डिस्पेंसरी वाला तो बेसिकली केस क्या था कि ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, जो तब के जो डेफिनेशंस थे, मतलब टैक्स कौन भरेगा या मतलब प्रॉफिट मेकिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था जब भी कभी आप बिजनेस करते थे तब। तो ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन वालों को लाइसेंस लेना है। अब ट्रेड प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, प्रोफेशन प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट भी होता है। बट आपको ये समझना है
कि जब हम लोग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस बात कर रहे हैं, ट्रेड बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रोफेशन है हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट वाले प्रोफेशन की ही बात कर रहे हैं, हम लोग एनपीओ की बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ये केस लॉ हुआ था कि डिस्पेंसरी जो है, क्लिनिक जो है, उसे आप बिजनेस के डेफिनेशन, मतलब ये जो डेफिनेशन है उसमें लोगे या नहीं लोगे। तो इसीलिए एक केस लॉ हुआ था। बट अंडरस्टैंड कि ये कॉग्नेट सेंस में समझना है आपको। कॉग्नेट मतलब आपको साथ में समझना है। प्रोफेशन शब्द को आपको ट्रेड एंड बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझना है कि अगर आप डिस्पेंसरी भी स्टार्ट करते हो, छोटा सा क्लिनिक भी, तो यू हैव टू टेक द लाइसेंस। बिकॉज ऐसा था कि अगर आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपकी नहीं है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट बिकॉज वो ट्रेड बिजनेस के साथ में लिखा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इवन दो यू हैव अ डिस्पेंसरी। एंड लास्ट बचता है, लास्ट जो है उसको, उसका मतलब है कि कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। सबसे बेस्ट यही है कि कस्टम के बेसिस पे डिसाइड करो, पुराने जमाने से जो चलता आ रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स। बेसिक जो रूल्स है उसके बारे में मैंने बात कर ली। अभी रूल्स के बाद, ये बेसिक रूल्स हो गए। अभी ये इतना कुछ कुछ लिखा है, 25 पन्ने ऑलमोस्ट। बड़े 25 पन्ने सारे साथ में पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। उसमें से क्या लिखना है क्या नहीं ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। एक दो लाइंस आपको और चाहिए तो एक बार पढ़ के आप, मतलब एक बार गो थ्रू करके आप एडिशन डिलीशन आपके हिसाब से कर लेना। उसके बाद बात करेंगे मेन पार्ट की, जो कि है दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है टूल्स, इंटरनल टूल्स एंड एक्सटर्नल। अगर लॉ में ही टूल्स दिए, मतलब लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए लॉ में ही चीजें दी है, उसको आप इंटरनल बोलो। लॉ के बियॉन्ड जाकर अगर आप कुछ देखते हो तो उसको एक्सटर्नल बोलो। जैसे अगर कोई कोर्ट का डिसीजन है तो दैट इज द एक्सटर्नल टूल। क्यों? क्योंकि वो लॉ ने बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ या लॉ में नहीं लिखा हुआ, वो बाद में आया हुआ है। तो एक्सटर्नल टूल्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। इंटरनल जैसे कि बहुत सारे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे आपको, लॉन्ग टाइटल, प्रिएम्बल, ये वो, आपका डिम्पल फलाना, बहुत कुछ है। वन बाय वन समझेंगे, इस पे से एक क्वेश्चन आने के चांसेस। तो अंडरस्टैंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में एक क्वेश्चन रूल्स पे से आएगा कोई ना कोई, और दूसरा क्वेश्चन आया तो इन इंटरनल या तो एक्सटर्नल टूल्स पे से आता है। और अगर आपकी किस्मत ही खराब होगी तो मिसलेनियस में से आएगा, वरना नहीं आता है। सो बैड लक बहुत ही गंदा होगा आपका, तो फिर वो डॉक्यूमेंट वाला वो जो मैंने आपको दिखाया वो। एंड दूसरा एक क्वेश्चन रहता है, वो आता है इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के बीच का फर्क। तो ये वाला जो मैंने आपको समझाया, बेसिकली इंटरप्रिटेशन मतलब एज इट इज समझना, कंस्ट्रक्शन मतलब आपको लॉजिकल वे में समझना। आपने यहाँ पर डिसीजन मतलब प्लेन कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड जाना, दैट इज कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन मतलब आपने बस मतलब समझना, बात खत्म हो गई। ये प्लेन मीनिंग होता है इंटरप्रिटेशन, ये प्लेन मीनिंग नहीं होता है। जहां पर इंटरप्रिटेशन खत्म होता है वहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, ये उसका रिवर्स लिख देना। ये प्राइमरी है, ये कंक्लूसिव स्टेज है। तो ये एक तो या तो ये आएगा या तो वो डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट वाला वो आएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। एंड एंड में हम लोग पहले तो बात करते हैं जो आपके इंटरनल टूल्स है, वन बाय वन। सबसे पहले तो लॉन्ग टाइटल। क्या होता है कि सेक्शन 1 आप सबको पता है कि टाइटल के बारे में बात करता है कोई भी एक्ट के। तो शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, दो टाइटल्स होते हैं। शॉर्ट टाइटल मतलब क्या? आइडेंटिफाइज द एनैक्टमेंट। जितना भी मैंने मतलब ये किया हुआ है हाईलाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरली आइडेंटिफाइज द एनैक्टमेंट। शॉर्ट टाइटल जैसे कंपनीज एक्ट, ये शॉर्ट टाइटल है। एंड लॉन्ग टाइटल डिस्क्राइब्स द एनैक्टमेंट एंड नॉट मेरली आइडेंटिफाइज इट। मतलब क्या डिस्क्राइब्स द एनैक्टमेंट? मतलब क्या कि लॉन्ग टाइटल जो होता है वो ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पर्पस बताता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट 1951। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको समझ रहा है कि ये फुल टाइटल का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब जो प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट के जो लोग हैं उनको लेकर यहाँ पर ये जो भी एक्ट बना है उससे रिलेटेड बना है। तो यहाँ पर आपको समझ जाता है कि लाइट मतलब ज्यादा जनरल स्कोप क्या है इस एक्ट का, वो समझ में आता है। जैसे कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल इज कंपनीज एक्ट 2013, बट द लॉन्ग टाइटल इज कंपनीज एक्ट का, अगर आप जाकर देखते हो लॉन्ग टाइटल इज नथिंग बट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनी। फिर आप बोलो कंसोलिडेट किसके साथ किया, तो कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 प्लस एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था 1985, 1895 है। ये ईयर एक बार चेक कर लेना, ये 1895 होना चाहिए। ये ईयर मैंने गलत लिखा है, बट हाँ जो भी है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। तो आपको ये समझना है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट प्लस कंपनीज एक्ट 1956
इन दोनों का मिलाकर कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज। ये लॉन्ग टाइटल है कंपनीज एक्ट का, एंड शॉर्ट टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। बस ये ध्यान रखना कि जो भी आपका लॉन्ग टाइटल है, ये लॉन्ग टाइटल शुड नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन। सेम आपको प्रीएम्बल में भी सेम लाइन मिलेगा, बस स्कोप ऑब्जेक्ट बताता है एंड पार्ट ऑफ द एनैक्टमेंट होता है, इतना लिख दिया, मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम्पल लिखो और जितना हाईलाइट किया है उतना। ये आइडेंटिफाई डिस्क्राइब शब्द आना चाहिए अगर आया तो। उसके बाद बात करेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बेसिकली काइंड ऑफ अ लॉन्ग टाइटल ही होता है, सेम ही होता है। कई बार प्रीएम्बल लिख देते, लॉन्ग टाइटल नहीं लिखते लॉ में, तो सेम ही होता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम। बस ये ध्यान रखना कि अगेन ये भी स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस बताएगा। प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, but the wording of the statute give rise to the doubt as to its proper construction। मतलब क्या, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर अच्छे से दिया है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर आप उसका प्रीएम्बल जाके देखोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिजेस अमंग द हिंदूज, ठीक है। एंड यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने लिखा है, ठीक है, मैरिजेस अमंग द हिंदूज के बारे में बात करता है, ये प्रीएम्बल है, ओके। लेकिन अगर आप सेक्शन 5 ऑफ मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट का देखते हो तो यहाँ पर क्या लिखा है, और मैरिज में बी solemnized between one or any of the Hindus if neither of the party or spouse living at the time of marriage or something। तो आपको ये समझना है, may लिखा हुआ है, ठीक है, मैरिज may be बिटवीन द टू हिंदूज ऐसा लिखा है। अभी ये जो मे शब्द है, यहाँ पर मे बी टू हिंदूज लिखा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मे लिखा है तो हम लोगों के पास ये ऑप्शन आ गया कि एक हिंदू और एक मुसलमान जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर शादी कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अंडरस्टैंड, उनके लिए अलग से एक्ट है, हिंदू क्रिश्चियन या हिंदू मुस्लिम अगर शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अभी ये क्यों समझा मुझे, बिकॉज प्रीएम्बल क्या बोलता है, प्रीएम्बल ये बोलता है एन एक्ट टू अमेंड इज बिटवीन द, मतलब जो भी है वो अमंग द हिंदूज लिखा हुआ है। तो अगर प्रीएम्बल में ये लिखा है कि अमंग द हिंदूज आपको शादी करनी है, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो शब्द है मे, वो आपको प्रीएम्बल के हिसाब से लेना है, ना कि सेक्शन के हिसाब से। इसलिए ऐसा लिखा है कि वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अगर डाउट देता है आपको, प्रीएम्बल एक्चुअल में ओवरराइड नहीं करता कभी भी प्रोविजन को, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपको जरूरत पड़े, प्रीएम्बल समटाइम्स ओवरराइड योर सेक्शन में जो भी लिखा है वो। आई होप सो यू अंडरस्टूड नाउ प्रीएम्बल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेडिंग एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर। हेडिंग बेसिकली सारे आपको पता होगा, आपने देखा है कंपनीज एक्ट पूरा चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, 1 2 3 4 10 चैप्टर इज ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 9, डिविडेंड जो है वो 8 नंबर का चैप्टर है। तो उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सब कुछ प्रोविजन उसी में मिलेगा। दैट इज नथिंग बट हेडिंग और द टाइटल ऑफ द चैप्टर। फाइंड दैट द नंबर ऑफ इट्स सेक्शन, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ द सेक्शन, जैसे डिविडेंड है तो उसमें 5 सेक्शन है, रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, डिविडेंड। सो सेक्शन 5 है, सब्जेक्ट हमारा है डिविडेंड। ग्रुप टुगेदर, दो सबको साथ में लेकर आ गए, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स, प्रीफिक्स, हेडिंग्स, टाइटल्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली सबको साथ में लेकर आना, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट हेडिंग एंड द टाइटल। इतना ज्यादा फोकस मत करना, प्रीएम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट आई वुड से। प्रीएम्बल पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मार्जिनल नोट्स इज नथिंग बट एक्स्ट्रा, ठीक है, जो एक्स्ट्राज आपको प्रोफेसर नोट के नाम से मैं लिखवाती हूँ, दैट एक्स्ट्राज इज नथिंग बट मार्जिनल नोट्स फॉर द लॉ। ये कभी भी एनैक्टमेंट का पार्ट नहीं होता है, एक्ट का पार्ट नहीं है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ अ समराइज्ड और साइड नोट्स जैसे होता है ऑफन एट वन साइड ऑफ द सेक्शन, और जिसमें आप लोगों को जो लॉ का पार्ट नहीं है एंड दे वेर नॉट प्रेजेंटेड व्हेन द एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, सो इट्स जस्ट नॉट इवन द एड्स टू कंस्ट्रक्शन, बट हाँ ये काइंड ऑफ एक्स्ट्राज होते हैं, कभी चाहो तो रीड कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना, जो मार्जिनल नोट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ काइंड ऑफ अ एक्ट ओनली, तो वो जो उसमें सेक्शंस नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है वहां पर आर्टिकल शब्द इस्तेमाल किया रादर देन सेक्शंस। सो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो मार्जिनल नोट्स दिए हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ लॉ और दैट इज द पार्ट ऑफ एक्ट एनैक्टमेंट, बट बाकी उसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ एनैक्टमेंट नहीं होता है मार्जिनल नोट्स। सो हाउएवर मार्जिनल नोट्स appended to articles of the constitution have been held as a part of constitution passed by constituent assembly and thereafter been constitute the article। so basically this is the part of enactment। अगर constitution के marginal notes है, normal act के marginal notes no use।
उसके बाद आते हैं डेफिनेशनल सेक्शन पे। डेफिनेशनल सेक्शन इज नथिंग बट डेफिनेशंस किस तरीके से दी जाती है। एक तो स्टैट्यूट में होगी डेफिनेशन, नहीं तो दूसरे किसी स्टैट्यूट में होगी, वहां से ले लेना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजन का डेफिनेशन है, अभी सिटीजन का डेफिनेशन तो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा हो, तो सिटीजनशिप एक्ट है दूसरा, उधर जाकर देखो तो या तो स्टैट्यूट में डेफिनेशन दी जाती है, सेक्शन 2 में यूजुअली सब्सिडरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वो एक्ट में दी जाती है। वहां नहीं मिला तो दूसरे एक्ट में चल जाओ, उधर भी नहीं मिला तो जीसीए तो है ही, और उधर भी नहीं मिला तो लीगल डिक्शनरी में जाकर चेक कर सकते हो, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आपको इंटरप्रेट करने के लिए एनैक्टमेंट का प्रॉपर, एंड दूसरा टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एनैक्टमेंट। ये कल हमने जीसीए में भी, कल मतलब जब भी आप लोग देखोगे जीसी का, इससे पहले वाला जो रिवीजन लेक्चर है जीसीए का ही है, वो कल रिकॉर्ड हुआ था, तो वहां पर भी आपने देखा था, तो शॉर्टन द लैंग्वेज। उसके अलावा डेफिनेशंस किस तरीके से होती है, रेस्ट्रिक्टिव, एक्सटेंटिव, एम्बिग्यूअस एंड कॉन्टेक्स्ट थ्रू द कॉन्ट्ररी। ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में तब हुआ है, एक ही बार बस रिवाइज करा दूंगी। डेफिनेशन अगर मीन्स होता है तो एग्जॉस्टिव होती है, मीन्स एंड इंक्लूड्स है तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो एग्जॉस्टिव मतलब रेस्ट्रिक्टिव, एंड एक्सटेंटिव मतलब जहाँ पर आप लोगों ने इंक्लूड की हुई चीजें हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन यू कैन से। कई बार एम्बिग्यूअस डेफिनेशंस होती है तो आप किसी और एक्ट में जाकर चेक करते हो, एंड कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एक्ट में अलग डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है। तो इस तरीके से आपको शब्द मिलेंगे, मीन्स मिलेगा, कहीं इंक्लूड्स मिलेगा, मीन्स एंड इंक्लूड्स मिलेगा, कहीं डीम टू बी इंक्लूड मिलेगा, तो इस तरीके से डेफिनेशंस दिए जाते हैं। सो यू हैव टू फाइंड द मीनिंग। उसके बाद बात करेंगे इलस्ट्रेशन इज नथिंग बट बेसिकली एग्जाम्पल, यही देखकर आप बड़े हुए, आपका बचपन खत्म हुआ है। इलस्ट्रेशन डू फॉर्म द पार्ट ऑफ एक्ट, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज फुल ऑफ इलस्ट्रेशन ओनली। जो इलस्ट्रेशन आप वहां पर पढ़ते हो वो कॉपी पेस्ट आपके बेयर एक्ट के ही है, तो कोई नए नहीं है, बेयर एक्ट में जो लिखा है वही इलस्ट्रेशन है। सो इलस्ट्रेशन कैन नॉट, बट ये ध्यान रखना, हाउ एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख दो बस, अगर इलस्ट्रेशन पर लिखने आए ये लाइन जरूर लिखना। Illustration cannot have effect of modifying the language of the section and can neither curtail nor expand the ambit of section. So basically neither curtail nor ambit. Curtail मतलब cut down करना, ambit मतलब scope बढ़ाना, ठीक है। expand the ambit, ambit is nothing but scope. So curtail मतलब घटाना, expand मतलब बढ़ाना, scope ना ही घटा सकता है ना ही बढ़ा सकता है illustration, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द एनैक्टमेंट, एंड ना ही वो सेक्शन का लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकता है, वो सिर्फ पार्ट है। सेक्शन 73 का एग्जांपल दिया, आपको जो मन में आएगा वो एग्जांपल आप लिख सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं प्रोविजो। प्रोविजो इज नथिंग बट द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड दैट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एग्जांपल इज पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन अगर आप देखते हो वैसे ही लिखा है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी ब्ला 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 विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और फिर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में कुछ लिखा है, और एंड में आप लोगों ने देखा होगा एक लाइन लिखा था, सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी is also a public company even though in its article it's a private limited company. So basically वो provided that is nothing but what proviso, that is exceptions. तो exceptions लिखने के तीन तरीके हैं। एक तो exception इस तरीके से होगा कि as if मतलब आपने बस उसको restrain कर दिया कि भाई इसको include मत करो, ठीक है। या proviso एक इस तरीके से कि आपने एक स्पेशल क्लास आपने बता दिया, उसमें से आपने घटा दिए, लोगों को बाहर निकाल दिया। तो जैसे प्राइवेट कंपनी के केस में 200 लोगों का लिमिट दे दिया, फिर उसमें से बोला कि भाई प्रोवाइडेड दैट इन लोगों को मत लेना, ये एक्स जो भी आपके एक्स एम्प्लॉइज है, प्रेजेंट एम्प्लॉय, उनको मत लेना। तो आपने एक बताया, फिर उसमें से उन लोगों को बाहर निकाल दिया। सो एक वो तरीका होता है, या तो एक होता है सेविंग क्लॉज की तरह आप डाल सकते हो एक्सेप्शन। आपने ये लाइन पढ़ा होगा, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब कहीं और कुछ और लिखा होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन पर, ये एग्जाम में आता है। तो एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट बेसिकली जो सेक्शंस में या जो भी रूल्स में या जो भी एक कुछ शब्द होता है उसको मोर एलैबोरेटिव वे में लिखना नीचे इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन होता है, सो दैट वहां पर एम्बिग्यूटी ना रहे एंड आपको वाइडन स्कोप में उसका मतलब समझ आ जाए। सो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द इंटेंडमेंट इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। वो क्लैरिटी देता है आपको, वेगनेस हटाता है ऑब्जेक्ट के साथ जो भी है, एडिशनल सपोर्ट देता है, मतलब समझाता है, गैप फिलअप कर देता है एक्सप्लेनेशन, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है या एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर आपको समझना है, मतलब कुछ शब्दों का मतलब अगर आपको थोड़ा सा और एलैबोरेटिव वे में समझना है तो, एंड ये याद रखना कि ये स्टैट्यूटरी राइट को नहीं छीनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन।
उसके बाद शेड्यूल्स आते हैं। शेड्यूल्स मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रास लिखने पड़ते हैं, मतलब फॉर्मेट्स लिखने पड़ते हैं, तो यूजुअली यहाँ पर आते हैं शेड्यूल। मैक्सिमम जो शेड्यूल में चेंजेस होते हैं वो शेड्यूल 7 जो CSR एक्टिविटी वाला होता है उसमें होते हैं। कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा। तो शेड्यूल्स बहुत सारे हैं। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का है, शेड्यूल 7 CSR एक्टिविटीज़ पर है। तो शेड्यूल्स कई सारे हैं, बस ये ध्यान रखना अगर ऐसा है कि आपका शेड्यूल जो है वो एक्ट के इनकंसिस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्ट विल प्रिवेल ओवर योर शेड्यूल्स। ये होने के बाद अगला, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा स्टैट्यूट समझ के आप मतलब पूरा का पूरा एक्ट समझो और फिर इंटरप्रेट करो। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल टूल्स। बाहर के टूल्स मतलब क्या है? पहला है हिस्टोरिकल सेटिंग्स। बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हिस्टोरिकल सेटिंग्स में आता है कि आप ये देखो कि उस वक्त जब लॉ बना तब के सर्कमस्टेंसेस क्या थे, एंड पार्लियामेंट की जो हिस्ट्री है वो क्या थी। मतलब पार्लियामेंट की जो कमेटी है उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था उसके पीछे लॉजिक क्या था, टू अंडरस्टैंड लॉजिक क्या था वो पूरा बनाने के लिए, तो वो हिस्टोरिकल सेटिंग्स में आता है। उसके बाद कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट एंड द प्रीवियस लॉ। ध्यान से समझना, एन एक्ट टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ, कंपनीज एक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ ये समझो कि कई बार ऐसा होता है जब भी आप कंसोलिडेट करते हो, जैसे 1956 जो था उसके साथ कंसोलिडेट करके फिर उसको हटाकर 2013 आया था। तो 1956 और एक मतलब एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कैन अ डायरेक्टर नॉट बी अ शेयर होल्डर, और इज इट नेसेसरी टू बी अ डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर टू बी अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। मतलब अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आप शेयर होल्डर होना चाहिए, ऐसा 1956 में बोला गया था। लेकिन 2013 ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, साइलेंट है। तो इसका मतलब आपको जरूरत नहीं है आज अगर आप डायरेक्टर बनते हो तो शेयर होल्डर होने की जरूरत नहीं है। बट ये कैसे समझा? अगर आप लोगों ने पुराने प्रीवियस लॉज का इस्तेमाल किया तो आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगा। सो दिस इज कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। उसके बाद यूसेज बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। यूसेज इज नथिंग बट कस्टम के बेसिस पे डिसाइड करो। कोर्ट अगर कोर्ट शुड बी वेरी अनविलिंग टू चेंज द इंटरप्रिटेशन अनलेस दैट कॉग्नेट रीजन फॉर डूइंग सो। मतलब कस्टम्स अगर कुछ और नहीं बताता है तो आप मतलब डाइवर्ट नहीं होना कोर्ट, लेकिन हाँ अगर कुछ और बताया गया है तो फिर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज आप फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको यूसेज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुंडी का एग्जाम्पल देती हूँ, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का। कई बार मतलब ऐसा है कि आप अगर आप कोई शॉप पे जाते हो तो वो आपके मतलब कई बार चाय कॉफी क्या चाहिए, जूस चाहिए, मतलब बहुत शादी वाली शॉपिंग होती है तब बिठा के रखते हैं आपको। तो वो पर्ची जो होती है वो बेचते रहते हैं ये मंगाने के लिए। तो जैसे जेठालाल बेचता है कि ये मंगा वो मंगा टाइप्स, तो वो एक साथ ये पेमेंट किया जाता है, तो क्या वो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं? तो ये कस्टम देखा गया कि वो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में आएगा, तो इसका मतलब कस्टम के बेसिस पर आपका डिसीजन आता है। एंड लास्ट इज अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स और एनालॉगस एक्ट्स। एनालॉगस इज नथिंग बट सिमिलर एक्ट्स, ठीक है। अभी अगर आप सेक्शन 49 देखते हो तो ऐसा लिखा है डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, अब बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं बन सकता, कंपनी नहीं बन सकती, ऐसा उसका मतलब है। अब आप सब जो कि यार ये तो नेचुरल है ना, इस पे लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप इंग्लिश लॉ जाकर देखते हो तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है, कंपनीज जो है वो भी डायरेक्टर बन सकती है, तो इसीलिए ये स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत पड़ी। तो इसलिए सिमिलर एक्ट्स जो होते हैं, सिमिलर स्टैट्यूट जो होते हैं वो आप देखो, फिर उसके बेसिस पर इंटरप्रिटेशन करो। दिस इज नथिंग, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल टूल्स, दैट्स इट। इतना ही है, बाकी आपको ये पढ़ना है तो पढ़ लेना, रूल्स कंस्ट्रक्शन के, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इस पर एग्जाम में नहीं आएगा तो ज्यादा। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डिसीजंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द फॉरेन डिसीजंस ओनली, कार्बोली वाला या वो हार्वी वर्सेस फेसी वाला, तो इट्स ऑल अबाउट फॉरेन डिसीजंस ओनली। पहले ये देखो एक्चुअली कि इंडिया में कोई लॉज है या नहीं है, अगर उसके बेसिस पर इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है देन यू गो टू फॉरेन डिसीजंस ऑल्सो। उसके अलावा डिक्शनरी मीनिंग आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, अगर एट द एंड देखना। लेकिन सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, बहुत डिटेल में कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि तुमको समझ में आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।